हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज तक का ये क्लास 10th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट का मतलब है हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एक भी सब्जेक्ट हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पूरे सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक ही वीडियो आपके लिए काफी है, क्योंकि एक वीडियो में मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूं। हर एक सब्जेक्ट क्लास 10th का एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट। ठीक है, 6 सब्जेक्ट का मतलब 600 नंबर आपका होता है, 600 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देखा तो हर एक सब्जेक्ट में आप 95 स्कोर करोगे, क्योंकि ये वीडियो हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाया जा रहा है। इसके पीछे 2 महीने से काम चल रहा था, ताकि इस वीडियो को कुछ स्पेशल बनाया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट सबसे पहले लाइक जरूर करना, शेयर आप कर देना। आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, आप 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, क्योंकि इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरी किताब के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पूरी किताब के पूरी सब्जेक्ट के एक वीडियो में खत्म कर देंगे। और बस इतना ही टॉपिक, यही वीडियो काफी है आपको 95% दिलाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मतलब हिंदी को पढ़ेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे, मैथ को, साइंस को, सोशल साइंस को, चित्रकला को, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और आप हर एक सब्जेक्ट में 95 स्कोर कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले आप प्रॉमिस करो कि आप इस वीडियो को अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। शेयर जरूर करना, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर चैनल बनाओ सब्सक्राइब भी कर लेना। 600 नंबर पक्का होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हिंदी सब्जेक्ट से। हिंदी में सबसे पहले आप 95 पक्का करो, फिर इंग्लिश में, फिर मैथ में, फिर साइंस में, फिर सोशल साइंस में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की इस मैराथन वीडियो को। लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी की शुरुआत करेंगे कि आप क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, तो आप हिंदी में फुल मार्क्स कैसे लाओगे। ठीक है, फुल मार्क्स आप लाओगे। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको हर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। और वे टॉपिक्स देखेंगे जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो सबसे पहले हिंदी में शुरुआत करते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहें। ठीक है, तो हिंदी में सबसे पहले आप लोगों को दिया जाएगा हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको सबसे पहले क्या याद करना है, हिंदी गद्य के जितने भी आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हिंदी गद्य के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो क्लास 10 हिंदी में कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। अगर आपने 5 मार्क्स बिल्कुल क्लियर करना है तो हिंदी गद्य के 50 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। आपका जो गद्य में है वो आपका बिल्कुल नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको हिंदी पद्य में आना है। हिंदी पद्य में आप लोगों को तैयार करना है जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये भी आपका 5 मार्क्स का आएगा, तो 5 मार्क्स आप क्लियर कर सकते हो। 50 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ाया भी है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखनी है हिंदी के, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। ठीक है, तो हिंदी के ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। 8 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, फिर आपका रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार में क्या है, 1 मार्क्स का रस आएगा, 1 मार्क्स का छंद आएगा, 1 मार्क्स का अलंकार आएगा, यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव आपके रस छंद अलंकार से आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान रखना। 20 ऑब्जेक्टिव में से आपके 5 नंबर तो गद्य के बहुविकल्पीय आएंगे, 5 ही नंबर आपका पद्य के ऑब्जेक्टिव आएंगे, और रस छंद अलंकार से आपके माय डियर स्टूडेंट 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, और ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपने तैयार कर लिया तो आप लोग हिंदी में टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो ये आप लोग रस छंद अलंकार हिंदी में आपको तैयार करना है।
रस छंद अलंकार में बहुत आसान है। रस में केवल हास्य रस और करुण रस तैयार करना है। छंद में आपको रोला और सोठा तैयार करना है। अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा तैयार कर लेना है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया ना, और जो जो टॉपिक मैंने हर एक सब्जेक्ट में बताऊंगा वो तैयार कर लिया, तो आप लोग ये समझो कि आप हर एक सब्जेक्ट में 95% फिक्स करोगे। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्लास 10th की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। 1-2 महीना में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट को। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से जुड़ जाओ, ठीक है। फिर हमारा 4 नंबर है उपसर्ग। उपसर्ग में जैसे आ है, अन है, अधि है, अनु है, उप है, अधि है, परि है, ये तैयार कर लो। उपसर्ग का 1 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। उपसर्ग 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता अगर ये तैयार कर लेते हो। बहुत ज्यादा आसान होता है हिंदी का पेपर। अगर जो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपने पढ़ लिया तो हिंदी का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ कर आओगे। समास में आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, ये आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये सब अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लिया तो आप लोगों का पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का आता है माय डियर स्टूडेंट यहां पर्यायवाची 1 मार्क्स का। 1 ही मार्क्स का आपका इसमें तत्सम और तद्भव आता है। तत्सम और तद्भव ये भी 1 मार्क्स का आता है। तो ये सारे आपके 1-1 मार्क्स से पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे। इन सब को मैंने पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छे से। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग क्या लिखोगे टॉपिक पढ़ने के लिए? लाइक आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप लिखो हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, पीछे 22 श्रवण लेक्चरर लगा दिया करो, आपको हमारा वीडियो मिल जाया करेगा, ठीक है। पीछे 22 श्रवण लेक्चरर लगा दिया करो, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आपको सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न 22 श्रवण लेक्चर, साइंस महत्वपूर्ण प्रश्न 22 श्रवण लेक्चर, आपको हमारी सारी वीडियोज मिल जाएगी, ठीक है। फिर अगला हमारा है माय डियर स्टूडेंट संस्कृत वाक्य सर्वनाम तद युष्मद, ये भी 1 मार्क्स का आता है। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 मार्क्स का आता है। तो कुल मिला के आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव थे जो आपको पढ़ना है। इन सारी चीजों को गद्य के बहुविकल्पीय, पद्य के बहुविकल्पीय, रस छंद अलंकार, उपसर्ग, समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम, तत्पुरुष एंड वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, मैंने पढ़ा भी रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। फिर हमारा आता है महत्वपूर्ण गद्यांश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपको 2 ऐसे चैप्टर्स बताता हूं आज कि अगर आपने उसके गद्यांश जो है इन दोनों चैप्टर के क्लियर कर लिए ना, तो ये समझो जो गद्यांश का आपका 6 मार्क्स है ना, गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वो 2 चैप्टर आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है मित्रता, फिर ममता। ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं अगर आपको गद्यांश बिल्कुल क्लियर करना है तो क्लास 10 हिंदी में, ठीक है। अगर आपने ये जो मित्रता और ममता चैप्टर पढ़ लिया तो आपका गद्यांश पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसको कोई नहीं काट सकता, ठीक है। फिर पद्यांश के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं? पद्यांश के लिए आपको पढ़ना है पद चैप्टर, धनुष भंग वन पद पर, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, ठीक है। ये आपको तैयार करना है, ठीक है। तो पद्यांश के लिए आप लोग ये 4 चैप्टर तैयार कर लो, पद, धनुष भंग वन पद पर, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए पद्यांश के लिए। गद्यांश के लिए 2 चैप्टर, पहला आपको मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का ममता, और इसमें सूरदास जी का, तुलसीदास जी का जो धनुष भंग वन पर, भक्ति नीति जो है वो किसका है? बिहारी लाल जी का, ठीक है। स्वदेश प्रेम कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये 4 चैप्टर अगर आप लोग पद्यांश में तैयार कर ले तो आपका पद्यांश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो गद्यांश पद्यांश, गद्यांश 6 मार्क्स का, पद्यांश 6 मार्क्स का, यानी कि 12 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। 12 मार्क्स गद्यांश पद्यांश का, ठीक है। तो ये हिंदी में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है हिंदी में? आपको अब आता है माय डियर स्टूडेंट, वो है जीवन परिचय, ठीक है। अब आपको जीवन परिचय कौन सा? सबसे पहले आपको लेखक का जीवन परिचय माय डियर स्टूडेंट 5 मार्क्स का आएगा। लेखक का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, और आपको 2 ही लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है, आपका 5 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 लेखक का जीवन परिचय अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 5 मार्क्स क्लियर है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का,
अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लिया तो आपका ये जो 5 मार्क्स है लेखक का जीवन परिचय ये क्लियर हो जाएगा। तो लेखक का जीवन परिचय आप ये दोनों तैयार कर लेना, आपका 5 मार्क्स पक्का है, 5 अंक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर कवि में आपको जीवन परिचय कौन सा तैयार करना है? कवि में जो जीवन परिचय है वो आपको पहला सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा, ये 3 जीवन परिचय आपको कवि में तैयार करना है। ये भी आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अगर आपने पांच कवि और लेखक दोनों का मिलाकर जीवन परिचय तैयार कर लिया तो 5 + 5 = 10 मार्क्स आपका बिल्कुल रखा है। आप जब इच्छा करे उठा लो, पेपर में बिल्कुल ये क्लियर है। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स आपका जीवन परिचय का क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता अगर आपने तैयार कर लिया। श्लोक आप लोगों का मैं अभी क्लियर करा देता हूं। 2 नंबर पहला देखो, पहला श्लोक, बंधनम मरणम अपि जयो अपराजयः उभयत्र समो वीरा वीरभावे ही वीरता। ये अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इसको लिख देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। तो इन दोनों में से कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आपका जो श्लोक का टॉपिक है वो बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, जो टॉपिक आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं वो बिल्कुल रामबाण समझो। हिंदी में आप लोगों को ये सारे क्लास 10th में तैयार करके टॉपर बना देंगे। तो अगर आपने इन सबको तैयार कर लिया तो हिंदी का टॉपर आप बन जाओगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सबको तैयार भी कर लेना। ठीक है, तैयार भी कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अब हम लोग देखेंगे हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। जो हिंदी संस्कृत है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश। ठीक है, जो हिंदी संस्कृत है, तो हिंदी संस्कृत के जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश हैं वो कौन से हैं? तो पहला हमारा है माय डियर स्टूडेंट वाराणसी चैप्टर। ठीक है, वाराणसी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी संस्कृत के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश वाराणसी चैप्टर से बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, दूसरा आपको तैयार करना है वीरः वीरेण पूज्यते है। कौन सा है? वीरः वीरेण पूज्यते है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश इससे आते हैं संस्कृत के। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको तैयार कर लेना। तीसरा है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति से भी बहुत ही ज्यादा गद्यांश पद्यांश संस्कृत का आता है। ठीक है, ये सारे संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश के लिए हैं। तो संस्कृत के लिए सारा तैयार करना। चौथा है प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो ग्रामीणः भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के अगर आपको संस्कृत के, ठीक है, 5 मार्क्स का संस्कृत का गद्यांश आता है, 5 मार्क्स का पद्यांश आता है, यानी कि 10 अंक 10 मार्क्स बिल्कुल से क्लियर करना है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये 4 चैप्टर पढ़ लो। 4 चैप्टर से बाहर अगर आ गया ना तो पेपर में आप देख लेना वही आएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर इससे बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान रखना। तो ये हमारा लेखक और कवि का जीवन परिचय के बाद हमारा ये संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। देखो 4 चैप्टर संस्कृत के लिए पढ़ना है। हिंदी वाला जो गद्यांश पद्यांश है उसमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं बस, नहीं 6 चैप्टर, यानी कि 2 गद्यांश का यहाँ है ना, हिंदी संस्कृत का नहीं। अब हिंदी गद्यांश में आपका गद्यांश में 2 और 4 6 चैप्टर, और संस्कृत के लिए आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है ना, बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और अगर आपने कर दिया तो फिर आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। अब आते हैं निबंध पर। निबंध पर हमारा महत्वपूर्ण निबंध जो है माय डियर स्टूडेंट वो कौन कौन सा है? वो है पहला पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। दूसरा आतंकवाद कारण तथा निवारण, जो आतंकवाद है उसका कारण भी बताना है, निवारण भी बताना है। फिर विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध। भाई 7 मार्क्स का निबंध आता है, 7 मार्क्स क्लियर करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निबंध। 5वां है चंद्रयान पर निबंध, जो चंद्रयान हुआ था उस पर निबंध। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे निबंध आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग अगर आप लोगों ने इसको तैयार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आता है खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है? 3 मार्क्स का आता है, लेकिन ये हर एक जिले का माय डियर स्टूडेंट अलग अलग होता है।
कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य लिखना है वो हर एक जिले में अलग अलग है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने स्कूल टीचर से, जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल टीचर से एक बार पूछ लो सर हमें कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। जो हिंदी पढ़ाते हैं सबसे मत पूछना, वरना वो कहेंगे ये क्या है, ठीक है। तो जो हिंदी पढ़ाते हैं उनसे पूछना, तो वो आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। देखो पत्र लेखन है वो कौन सा है? पत्र लेखन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, नया टॉपिक जुड़ा है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कुछ ऐसे पत्र लेखन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दो। पहला, शुल्क मुक्ति हेतु आपको प्रार्थना या विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति के लिए आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। ये पहला तैयार कर लेना। दूसरा है, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू या मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। जैसे अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी है, उसको दूर करने के लिए भाई पत्र लिखो, ताकि उसका कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए। तीसरा है हमारे स्टूडेंट, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो। बिजली समस्या के निराकरण, उसको सही करने के लिए अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये 3 पत्र लेखन अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका हिंदी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी में बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है, आप देख लो, बुक उठा के देख लो, इससे बाहर एक भी नंबर नहीं आएगा। तो ये आप लोगों को जो मैंने बताया है हिंदी का टॉपिक, ये इतने टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया ना तो हिंदी का टॉपर बन जाओगे मेरे बच्चों, ठीक है। हिंदी का टॉपर बन जाओगे। हिंदी के टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया, जो बताया हूं भाई, मैंने सब कुछ तो बता दिया। कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है, कौन सा पत्र पढ़ना है, कौन से महत्वपूर्ण निबंध पढ़ना है, कौन से गद्यांश हिंदी में तैयार करना है, कौन से पद्यांश तैयार कर लेना है, कौन से संस्कृत के गद्यांश पद्यांश तैयार कर लेना है, श्लोक भी बता दिया। बचा क्या? आप लोग ही बता दो, आखिर इसमें बचा तो बचा क्या? कुछ नहीं बचाना। तो हिंदी में ये इतने टॉपिक्स पढ़ लो, आप हिंदी के टॉपर बन जाओगे। हिंदी में आप ये पढ़ लो, ठीक है। बस इससे बाहर नहीं आएगा। ध्यान रखना, जो मैंने बताया है वो पढ़ना ही है, और अगर आपने पढ़ लिया तो हिंदी का टॉपर बन गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हिंदी में। अब हम लोग एक टॉपिक समझेंगे कि हम लोग इंग्लिश में टॉपर कैसे बने, इंग्लिश में कैसे पढ़ें, वो भी समझ लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है। देखो, इंग्लिश में आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डर है वो 0% हो जाएगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 95% बढ़ जाएगा। अगर आपने इंग्लिश में थोड़ा सा कम भी पढ़ा है तो ये जो अभी डर 95% है, ये आपका 0% हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि क्लास 10 इंग्लिश का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में आप 70 में 70 लाओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है। तो पेपर में जो 100% आएंगे उसी टॉपिक को हम समझेंगे, ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स को समझेंगे, क्योंकि अब हमें कैसा पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, स्मार्ट तरीके से। और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने के लिए हमें वो टॉपिक पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो, और वो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे। तो सबसे पहले अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखोगे तो आएगा रीडिंग सेक्शन। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप लोग आज कसम खाओ कि 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए 1 से 1.5 घंटा की ये वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट करो कि 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट कर दिया, तो आप शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। देखो, रीडिंग सेक्शन में क्या है, सबसे पहला है 3 MCQ ऑन सॉल्ट पैसेज। जो 3 MCQ आते हैं ऑन सॉल्ट पैसेज, देखो आपके सॉल्ट पैसेज पर माय डियर स्टूडेंट MCQ ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। MCQ ऑब्जेक्टिव, देखो सॉल्ट पैसेज आपका एक छोटा सा दिया रहेगा और उस पर आपके MCQ 3 MCQ आएंगे। मैंने पढ़ा भी रखा है एनसीन पैसेज, और एनसीन पैसेज तो आपका 7 मार्क्स का आता है, मतलब ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स का आता है माय डियर स्टूडेंट रीडिंग सेक्शन, ठीक है। मतलब 7 नंबर का अनसीन पैसेज मैंने 2 से 3 4 इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज कराए हैं, ठीक है। और एक 3 मार्क्स का आपका आएगा क्या, MCQ, ठीक है। तो मतलब 10 नंबर का ये हो गया ना रीडिंग सेक्शन, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
फिर आता है माय डियर स्टूडेंट राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन में से कोई एक ही लिखना होता है। चाहे आपको लेटर राइटिंग आता है तो लेटर देखो, एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन लिखो, दोनों में से कोई एक लिख दोगे आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, तो लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक लिखोगे 4 नंबर यानी कि 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। चाहे आप लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन लिखो, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक लिखना है। और इन दोनों टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, मैंने बता रखा है आपको एप्लीकेशन पढ़ना है तो एप्लीकेशन राइटिंग बाय सरवण लेक्चरर लिख देना, आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, अगला है 4 नंबर टॉपिक, यहाँ पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 टॉपिक आते हैं, एक आता है पैराग्राफ राइटिंग, एक आता है आर्टिकल राइटिंग, एक आता है रिपोर्ट राइटिंग। तो इन तीनों में से कोई एक को लिखना होता है और ज्यादातर बच्चे जो लिखते हैं वो लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग को हमने पढ़ा भी रखा है और आसान भी है, लाइक एज एस्से के टाइप का है, लेकिन ये भी आपके 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स का ये, 4 मार्क्स का ये, 10 नंबर आपका क्लियर करने के लिए। राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स का आता है और आपका रीडिंग सेक्शन भी 10 ही मार्क्स का आता है। तो ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आसान भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। 5 लेटर तैयार कर लो, आपका लेटर राइटिंग तैयार। 5 आर्टिकल तैयार कर लो, आपका आर्टिकल राइटिंग तैयार। 5 आप लोग पैसेज तैयार कर लो, 5 अनसीन पैसेज तैयार कर लो, ये सारा क्लियर हो जाएगा। बस पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर, एक ताकत होनी चाहिए, एक जोश होनी चाहिए जो आपको पढ़ने के लिए तैयार करे, अंदर से मजबूत बनाए, स्ट्रांग बनाए, तब आप कर पाओगे। वरना ये देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट फेंक देंगे, लेकिन इसके बाद आप प्रैक्टिस करो, उठाओ लेटर राइटिंग को, एप्लीकेशन राइटिंग को या फिर आंसर पैसेज को, कहो आओ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अपना एक 2-3 बच्चों का ग्रुप बनाओ, टीम बनाओ और उसमें पढ़ो, खुद से टेस्ट लो, तब मजा आएगा पढ़ाई में। अगला है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है? ग्रामर सेक्शन में आपको सबसे पहले पढ़ना है 5 MCQ। 5 MCQ जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर रहेगा। किस पर रहेगा? पार्ट ऑफ स्पीच पर। तो 5 MCQ अगर आप तैयार कर लेते हो, यह हमारा पार्ट ऑफ स्पीच पर एंड बहुत सारे टेंस पर रहेगा, तो मतलब मिक्स रहेंगे। 5 MCQ आते हैं और ये MCQ आप लोगों को ग्रामर से आएगा। जैसे एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, पार्टिसिपल आ सकता है, टेंस आ सकता है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। बस अपना बेसिक थोड़ा सा मजबूत करना और एक याद रखना, प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको बहुत ही परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा कर सको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इंग्लिश में, उसको करते रहिए, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूरी है इंग्लिश में। ठीक है, फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपका भैया आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 2 मार्क्स का आएगा। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 मार्क्स का। मैंने बहुत बार कराया है, सारे ग्रामर के एक ही वीडियो में कराया है, चाहे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, रीऑर्डरिंग हो, पंचुएशन हो, ट्रांसलेशन हो, सब कुछ मैंने करा रखा है। बस आप लोग देखते हो तो अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो देख लेना, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। फिर हमारा 7 नंबर टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये भी 2 मार्क्स का आता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी 2 मार्क्स का क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, 8वां नंबर टॉपिक है पंचुएशन। ये भी 2 ही मार्क्स का आता है। पंचुएशन ठीक है। ट्रांसलेशन भी आप लोग पढ़ लेना, 4 मार्क्स का आता है। तो मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं, थोड़ा सा इन सब का प्रैक्टिस करना है। आपके पास कुछ भी हो, मान लो आपका क्वेश्चन बैंक है, आपके पास क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो, उसमें जितने भी चीज़ें हैं उसकी प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो उन सब की प्रैक्टिस करो, उन सबको लगाओ, सॉल्व करो, मज़े करो, क्योंकि देखो पढ़ाई में मज़े लो। ठीक है, पढ़ाई से प्यार करो। जितना अच्छा से पढ़ाई करोगे उतना ही ज़्यादा निखरते चले जाओगे, उतना ही ज़्यादा सक्सेस होते चले जाओगे, उतना ही आगे बढ़ जाओगे। तो ध्यान रखना, पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मजबूत बनाता है। पढ़ने में भले ही पहले मन ना लगे, लेकिन बाद में आपको ये फील होगा, यार मैंने पढ़ा तो मैंने इतिहास रचा, ना पढ़ता तो वैसे टहलता जैसे सब टहलते हैं। तो ये तो सारे हमारे ग्रामर थे, राइटिंग सेक्शन थे, रीडिंग सेक्शन थे। अभी तो हमारा लिटरेचर जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो तो बाकी है मेरे दोस्त। यानी कि कौन कौन से? प्रोज, ये सब भैया बादशाह हैं। पोएट्री, ये भी है भैया अपने आप में शहंशाह। और सप्लीमेंट्री, ये तो भैया है टाइगर। ठीक है,
मेंट्री। तो मतलब ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोज, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स का आता है। देखो 15 सबसे ज़्यादा नंबर का प्रोज ही आता है, ठीक है। तो प्रोज में वैसे तो आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब सारे चैप्टर्स पढ़ो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सारे चैप्टर्स पढ़ो तो। लेकिन अगर आपको कोई समस्या है, थोड़े से कमजोर हो, तो ये 3 चैप्टर पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए लेटर टू गॉड, ठीक है, नेल्सन मंडेला, ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ये 3 चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे इंग्लिश के प्रोज के लिए 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं वो है ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला एंड ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश प्रोज के ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने पढ़ लिया तो इंग्लिश का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, और आप इंग्लिश में 95, 92, 93% स्कोर करोगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? 2 MCQ ऑन वेस्ट एक्सट्रैक्ट। प्रोज में पहले आएगा एक छोटा सा, इन सब में से एक छोटा सा वो रहेगा पैसेज, तो वो रहेगा 2 MCQ रहेगा, 2 MCQ। MCQ का मतलब ऑब्जेक्टिव, और उसका आंसर देना है। फिर 3 MCQ ऑन लेसन, फिर 3 MCQ रहेगा ऑन लेसन पर, तो इसका भी आंसर नहीं कि 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा आपके प्रोज में। फिर आपका 2 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर। 2 शॉर्ट आंसर, 1 शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स का, 2 6 मार्क्स का, और 1 लॉन्ग आंसर हमारा जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। तो देखो 4 ये है, 6 ये है, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। 15 नंबर का आपका क्या आता है? प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन आपका 15 नंबर यानी कि 15 मार्क्स आपका क्लियर कर देगा। चैप्टर आपको पढ़ने हैं 3, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 चैप्टर, और साथ में आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। MCQ आपको ज़्यादा सॉल्व करना है, 5 मार्क्स का आता है। शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, क्योंकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, एक को आपको सॉल्व करना है जो आपको 4 नंबर देकर जाएगा। आपको मान लो नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में गए आपको नहीं आता, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, करोगे। आप अपना टेंस बिल्कुल मजबूत रखो, टेंस आप मजबूत रखो, इसका अर्थ समझ लेना पाठ का। आप वहां बना बना कर लिख देना, मैं आपको कहता हूं आपका 1 नंबर नहीं घटेगा। राइटिंग अच्छी हो, बना बना कर लिख देना, टेंस बिल्कुल मजबूत हो, स्ट्रांग हो अंदर से, आप वहां टेंस बिल्कुल सही सही बना कर लिख देना आंसर। एग्जामिनर क्या, एग्जामिनर का बाप भी 1 नंबर नहीं काट पाएगा। बस लिखना है, कॉपी शादी मत छोड़ कर आना। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम शादी कॉपी छोड़ कर आएंगे, वो बिल्कुल मत करना है। शादी कॉपी का मतलब है 0 नंबर। क्या देगा एग्जामिनर? अगर सोचेगा भी तो क्या देगा, जब आपने कुछ लिखा ही नहीं है। लिख कर आना है कुछ ना कुछ, बट कोशिश करो सही लिखो। पोएट्री में आपका 8 नंबर का आता है, इसके लिए 3 चैप्टर। पहला डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा फायर एंड आइस, तीसरा अमंडा। ये 3 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है पोएट्री में। देखो कौन कौन सा पोएट्री में आपको 8 नंबर क्लियर कराएगा? डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर, फायर एंड आइस और अमंडा। ये 3 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो आपका पोएट्री बिल्कुल क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसमें आपका 2 MCQ आएगा ऑन एक्सट्रैक्ट पर, 2 MCQ आप सॉल्व कर लेना, मैंने पढ़ा भी रखा है। 1 शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में एक चीज और रहता है, और लगा के पोयम, तो पोयम करना, ठीक है। एक पोयम तो 4 लाइन का, सेंट्रल आइडिया कर लेना, बस हो गया 8 नंबर, ठीक है। देखो आपका 3 नंबर का ये आएगा, 3 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, मतलब ये हमारा कितना हो गए 6 2 8, 8 नंबर का आपका आएगा पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज पोएट्री में आपको 3 चैप्टर प्रोज में, 3 चैप्टर पोएट्री में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 3 ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री में भी है, ठीक है। समझ में आया? तो इसके लिए पहला चैप्टर ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सप्लीमेंट्री का है। द नेकलेस हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर फूट विदाउट प्रिंट, फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लेना सप्लीमेंट्री में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों चैप्टर सप्लीमेंट्री के लिए। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे सप्लीमेंट्री में? 5 MCQ आएगा, 5 मार्क्स का 5 MCQ, 1 शॉर्ट पैसेज 3 मार्क्स का, 1 लॉन्ग पैसेज 4 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 12 नंबर का, ठीक है, जो आपका सप्लीमेंट्री होता है। तो इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया आपको ग्रामर में क्या पढ़ना है, रीडिंग सेक्शन में क्या पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन में क्या पढ़ना है, प्रोज में क्या पढ़ना है, पोएट्री में क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है। अब इसमें कुछ बचा नहीं बचाना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए, तो अब तो कुछ नहीं बचाना। तो अगर आपने ये इंग्लिश में पढ़ लिया तो इंग्लिश में भी आप 95 स्कोर करोगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ।
मैथ में हम कैसे तैयारी करें? मैथ जो है इसमें हम लोग मैथ के हर एक टॉपिक, हर एक फार्मूला, हर एक चीज को समझने वाले हैं। अगर आप 10th मैथ में 95/100 यानी कि स्कोर करना चाहते हो तो मैथ का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट क्लियर करा रहे हैं, तो ध्यान रखना एक एक चीज को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मैथ में आप क्या करोगे, 70 में 70 कैसे लाओगे? मैथ के लिए अगर आपने 70 में 70 फिक्स किया है ना, तो आप लोग लाओगे भी, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। तो मैथ का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहो ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें और ऐसे टॉपिक, ऐसी फार्मूलाज, ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो पेपर में 100% मैथ के आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्याएं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके जो टॉपिक आते हैं वो एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है। एलसीएम निकालने के लिए आता है, एचसीएफ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही समझेंगे, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो एलसीएम भी आता है, एचसीएफ भी आता है निकालने के लिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आता है। फिर एक ये टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा इस चैप्टर से, सिद्ध कीजिए √5 √4 2 √7 या 3 + 2 √5 या √7 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 4 नंबर में आप फिक्स समझो कि 4 नंबर का फिक्स है। वास्तविक संख्याओं से इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं कि आएंगे, और अगर आपने पढ़ लिया तो आपका भी बिल्कुल फिक्स है कि 4 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में आपसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आता है एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए, और सिद्ध कीजिए √5 √7 इस सब टाइप के क्वेश्चन अपरिमेय संख्या ये जरूर आता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। एक चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा बहुपद, देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा करा देता हूं। बहुपद में आता है शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक और x² का गुणांक। आप कहोगे सर ये क्या है? जैसे हमारा एक समीकरण है x² + 7x एंड +5 बराबर 0। अब यहाँ जो ये x² है इसका गुणांक यानी कि 1 है, तो ये हमारा x² का गुणांक, और ये जो x का गुणांक है 7, इसके आगे जो होता है वो गुणांक होता है, तो वो x का गुणांक यही होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं -b/a, ये होता है, योगफल निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से, ऐसे हमारा शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा, ठीक है। अल्फा हमारा एक है शून्यंक, दूसरा बीटा। तो सबसे पहले हम लोग अचर पद लेंगे, ये हमारा अचर पद है जिसमें हमारा x ना y कुछ भी नहीं है, ठीक है, अचर पद है। और x² का गुणांक, ये हमारा x² का जो गुणांक है जिसे हम लोग c/a कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 सूत्र। इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बहुपद में, ठीक है। और एक आता है द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो हमारा एक समीकरण बनाने के लिए आता है x² - अल्फा + βx + अल्फा × बीटा, ठीक है। ये हमारा योगफल है, ये हमारा गुणनफल है, ये हमारा योगफल है, ये हमारा गुणनफल है, ठीक है। ये अगर आपने ये तैयार कर लिया तो इसी पर आपके सारे बहुपद के क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अगला हमारा है हमारे स्टूडेंट 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आपके क्या आते हैं ये समझो। पहला, केवल एक ही हल होता है यदि यल तथा यम प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इस स्थिति में कह रहा है कि केवल एक ही हल होता है यदि जो हमारा L है और यम है वो एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इस स्थिति में, तो हमारा इस स्थिति में जो होगा वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में जो हमारा a1 होगा अपान a2 ये नहीं बराबर होगा b1/b2 के। दूसरी स्थिति समझ लो, अनंत हल होंगे। अगर अनंत हल होंगे तो L और M जो होंगे वो समपाती रेखाएं होंगी, और यहाँ जो हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। अगर ये अनंत हल होगा तो, अगर कोई हल नहीं होगा तो L और M जो समांतर होगा a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इसका कोई हल नहीं होगा तो,
ये 3 केसेस होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक आता है माय डियर स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण, एक विलोपन विधि द्वारा समीकरण हल करने के लिए इस चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो अगर ये इतना टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आपका एक तो कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे, और यहाँ हमारा केवल एक हल होगा, यहाँ कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और एक हमारा एक आता है क्या, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगला चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। और एक बात और याद रखना, जो हमारा यहाँ वास्तविक संख्याएं चैप्टर है ना, वास्तविक संख्याएं, ये 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। ठीक है, और यहाँ आपका बहुपद और हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और यहाँ हमारा द्विघात, और एक हमारा समांतर श्रेणी, ये सब मिलाकर 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब बीजगणित है। तो यहाँ द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। यहाँ 2 घात है, 2 घात का मतलब जैसे x स्क्वायर की 2 घात है तो वो द्विघात होता है। ठीक है, और इसमें आता है गुणनखंड विधि, जो हमारा गुणनखंड विधि होता है, एंड एक श्रीधराचार्य जी के सूत्र पर एक आपका सूत्र पर एक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, श्रीधराचार्य जी के सूत्र हैं जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी और भी है, इसमें भी आपका मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल होता है, सेम ही है, बट मैं बता दे रहा हूं दोबारा। मूलों का योगफल जो होता है वो x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बराबर -b/a। मैंने बताया है ना अभी, एक समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ले लो बराबर 0। तो यहाँ जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है ये, और x का गुणांक का मतलब है ये। अब x स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं तो 1 माना जाएगा, इसका 3 है तो 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है। और यहाँ देखो मूलों का योगफल में अचर पद, अचर पद का मतलब ये होता है, और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक जो भी हो। ठीक है, तो इसको हम लोग c/a कहते हैं। ठीक है, मतलब मूलों के योगफल को -b/a, और हमारा जो मूलों का गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। ठीक है, 5वां जो हमारा है वो है समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो समांतर श्रेणी में पहला आपको पढ़ना है प्रथम पद ए का मतलब होता है प्रथम पद, ध्यान रखना, मैं आपको बेसिक टू अपर तक समझाना चाहता हूं। और डी का मतलब होता है सार्वंतर, दोनों के बीच अंतर कितना है, जैसे a1 है बराबर 5 और a2 बराबर 8 है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, a2 में से a1 घटा लो। अंतिम पद हमारा L होता है, L मतलब कहीं भी दिखे, A मतलब प्रथम पद होता है, D मतलब सार्वंतर, L मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, अब इस पर 3 सूत्र बनते हैं। पहला, समांतर श्रेणी का अगर n वां पद याद करना है तो Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, अगर आपको n वां पद याद करना है, ये है n वां पद। अगर अगला देखो अंत से n वां पद ज्ञात करना है, तो अंत से n वां पद ज्ञात करना है तो अंतिम पद L माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, या a की जगह L कर देना और प्लस की जगह माइनस कर देना बस, और सेम ही है। एंड एक आता है बहुत ज़्यादा, वो आता है प्रथम n पदों का योगफल। Sn बराबर होता है हाफ n प्लस a प्लस डी। अगर अंतिम पद दिया, अगर अंतिम पद ना दिया हो तो ये सूत्र लगाना है। Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो सेम ही है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सूत्र में चेंजेस हो जाता है। तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। त्रिभुज चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज से जो आप लोगों का आता है वो आता है पाइथागोरस प्रमेय। भैया ये हर साल आता है, पाइथागोरस प्रमेय हर साल आता है, हमने पेपर दिया था तो भी ये आया था पाइथागोरस प्रमेय। और एक आता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय में से कोई एक जरूर आएगा, तो आप चाहे थेल्स प्रमेय तैयार कर लो, दोनों तैयार कर लेना। ठीक है, एंड त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण है, उसको भी थोड़ा फोकस कर लेना। आप अपने गाइड में, अपने क्वेश्चन बैंक में देख लेना, फोकस कर लेना माय डियर स्टूडेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं बताया जा सकता यहाँ, तो देख लेना ताकि आप लोगों का वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो त्रिभुज तक आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए ना। अगला टॉपिक हमारा आता है निर्देशांक ज्योमिति से। निर्देशांक ज्योमिति में आपको कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है वो देख लो। पहले आपको तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा आता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बहुत ज्यादा आता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर मैथ का जो निर्देशांक ज्योमिति चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा आता है,
तो इसका सूत्र है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट लगा देना। ये हमारा पहला है जो कि दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र होता है। इसको आप d बराबर लिख सकते हो। d बराबर ये सूत्र है। d मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। अगला है दूसरा है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 बटे x1 और बटे m1 प्लस m2। या फिर आपको ये वाला देखो, ये तो x के लिए था, y के लिए देखो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखो यहाँ आपका x जहाँ है वहाँ y कर देना है। ट्रिक समझ लो कैसे। देखो यहाँ देखो ये 1 2 यानी कि 12 है, 12 और ये कितना है 21, 12 21 याद रखना बटे में 1 2। 12 21 का मतलब क्या है, m1 का मतलब 1 और x2 का मतलब 2, 12 21 और यहाँ भी आप 12 21 याद रखना। बस 12 21 याद रखो, जहाँ m1 करो और 2 की जगह x2, यहाँ m2 और x1 ऐसे y की जगह। बस ठीक है, थोड़ा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग समझे हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 और बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये भी आपका हो गया। ठीक है, तो बस निर्देशांक ज्योमेट्री में इतना याद रखना। ठीक है, और मध्य बिंदु का अगर याद करना है तो मध्य बिंदु का मतलब होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2। जितने पद हो उतने से भाग देना होता है। ऐसे y1 प्लस y2 बटे में 2, अगर 3 है प्लस x3 तो बटे 3 कर देना है बस। ठीक है, अगला है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में देखो, त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र हैं। ठीक है, जैसे आपका एक याद रखना LAL, लाल बटे कक्का। मैं यही थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं और इसका उल्टा कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया लाल बटे कक्का, इसको उल्टा कर लो, ऊपर कर लो कक्का बटे लाल। अब यहां से क्या समझोगे, देखो जो साइन थीटा होता है वो L का मतलब होता है लंब बटे में K का मतलब होता है कर्ण के बराबर। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण, L से लंब K से कर्ण। साइन फिर कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टैन क्या होता है, लंब बटे आधार। ऐसे इसका उल्टा क्या होगा, साइन का कॉसेक, कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब और कॉसेक, फिर यहाँ कॉस का होता है सेक, सेक का होता है कर्ण बटे आधार और इसका लंब यानी कि ये हमारा टैन का होता है कॉट, कॉट का होता है आधार बटे लंब। ठीक है, बस इससे आपका 6 सूत्र कंप्लीट हो गए। अब देखो इसमें जो आता है वो थीटा 0 थीटा से 90 डिग्री के बीच की आपको त्रिकोणमिति अनुपात ये आता है। त्रिकोणमिति सर्व समीकरणाएं कुछ आती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक इस टाइप का जरूर आता है, सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। सिद्ध करने के लिए जरूर आता है 4 नंबर में कि भाई सिद्ध करना है कि LHS जो होता है वो बराबर होता है RHS के। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। अब ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी से ये समझो कि 6 मार्क्स फिक्स है, कि मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि भाई ऊंचाई और दूरी से आना है तो आना है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये बहुत ज़्यादा ज्ञात करना पड़ता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये बहुत ज़्यादा ज्ञात करना पड़ता है। एक समझे तो भाई फिगर बनाने का टेक्निक, कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फिगर बनाना पड़ता है। अगर फिगर बना दिया हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस में, तो आपका समझो कि आपका क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि इसमें फिगर बन गया तो लंब आधार दिया हुआ है टैन थीटा का फार्मूला लगाओ। ठीक है, आपका लंब और कर्ण दिया हुआ है साइन थीटा का फार्मूला लगाओ। बस यही तो होता है। और फिर ऊंचाई से संबंधित, ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेना महत्वपूर्ण, जो मैंने करा रखा है, और अगर वो समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। फिर अगला है वृत्त। वृत्त में आपको वृत्त से स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये आप छोटा सा डेरिवेशन है जो कि एक छोटा सा परिमेय है, तैयार कर लेना। ठीक है, तो आपको 10 नंबर चैप्टर तक समझ में आ गया, ऊंचाई और दूरी अच्छे से समझ में आ गया, त्रिकोणमिति, वृत्त, निर्देशांक ज्यामिति, हर एक चीज में मैंने बता दिया। हर एक चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है मैथ में। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो मैथ में आप टॉपर बनोगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि मैथ में हम लोग ये समझ रहे हैं अभी हमें क्या क्या पढ़ना है। अब ऐसे ही मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तो मैंने बता रखा है, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा हमारा समांतर श्रेणी, चौथा आपका त्रिभुज है, 5वां हमारा त्रिकोणमिति है, 6वां हमारा कौन सा है, मेंसुरेशन है, 7वां हमारा सांख्यिकी है। मैंने 7 चैप्टर बताया रखा है। ठीक है, तो आप लोग वो चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा हमारा कौन सा, तीसरा हमारा है
त्रिभुज, चौथा हमारा है त्रिकोणमिति ऊंचाई और दूरी, ऐसे हमारा, ठीक है, 5 चैप्टर, समांतर श्रेणी, ठीक है, और मेंसुरेशन और सांख्यिकी, ये आप लोग 7 चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना। अगर आप सारा पढ़ लेते हो तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है, तो वो तो टॉपर हो आप, ठीक है, आपको कोई नहीं पीछे कर सकता। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो जो मैंने बताया उसको पढ़ो, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा 10 नंबर चैप्टर तक हो गया, ये 11 नंबर चैप्टर समझो, वृत्तों से संबंधित हमारा क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्र में ज्यादा वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही ज्यादा आता है। एक फार्मूला याद रखना, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर 360 मतलब थीटा बटे 360 डिग्री बटे इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले पर आप यार सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर के, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको पूरा बेसिक समझा देता हूं कि आपको मैथ में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ताकि आप लोग मैथ का एक एक पॉइंट समझे रहो। फिर हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो करेंगे ही। अगर आप कमेंट करोगे तो अगला हमारा 1 घंटे का मैराथन वीडियो हमारा मैथ पर ही आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमारा पहला घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक, इन सब से संबंधित हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, और फार्मूलाज के बाद क्वेश्चन है। तो फार्मूला आप थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर आपको नहीं आता तो बता देना, मैं आपको करा दूंगा। बट आप खुद से करोगे तो आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने का। तो कोशिश करो, आप खुद से करो यार, ठीक है। और हम आप लोगों को ऑलरेडी फार्मूला का वीडियो बना चुके हैं मैथ का, अगर आपको दोबारा चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा मैथ की फार्मूला का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्या दिक्कत है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो वो मैं कर दूंगा। सांख्यिकी, सांख्यिकी में क्या है, सांख्यिकी में हमारा है, देखो, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में कि तो माध्य आएगा या माध्यिका या बहुलक, या अगर लॉन्ग में आएगा तो तीनों आएगा, माध्य भी ज्ञात कीजिए, माध्यिका भी ज्ञात कीजिए, बहुलक, और संचयी बारंबारता। और यहाँ हमारा एक ग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं भाई ग्राफ से, तो वो तैयार कर लेना थोड़ा सा, वैसे ग्राफ वाले बहुत कम आते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा प्रायिकता है। कौन सा है हमारे स्टूडेंट? प्रायिकता। प्रायिकता के लिए बस 2 चीज याद रखना, 2 चीज बस हो जाएगा। पहला, प्रायिकता में पीई मतलब देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामी की संख्या का मतलब होता है एनई और बटे फुट, यानी कि संभावित जो आपके आ सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल जो आपके परिणाम है। जैसे एक सिक्कों को अगर हम लोग उछालें तो हमारा हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, मतलब 2, और जो हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या है वो, बस ये एक फार्मूला आप याद रखना, यानी कि पीई बराबर एनई बटे एनएस बस। एंड एक आता है हमारा, देखो, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, यानी कि आपका आने की मतलब जो प्रायिकता और ना आने की वो हमारा 1 के बराबर होता है। बस ये 2 फार्मूला याद रखना। तो अगर आपको मैथ में डर लगता है तो ये चीज आप कंप्लीट कर लो, मैंने सारी चीजों को बता दिया है। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है मैथ में, तो आपको मैथ में टॉपर बन जाओगे। तो मैथ का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो ये 90 टॉपिक साइंस का तैयार कर लो, और ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपको सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला टॉपिक आपको पहले ही चैप्टर से मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। सबसे पहला टॉपिक तैयार करना है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो संयोजन अभिक्रिया होता है तथा वियोजन अभिक्रिया। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक वायरल टॉपिक हैं जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है विस्थापन अभिक्रिया, मतलब आपको सबसे पहले चैप्टर में बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं ही मिलेंगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ही मिलेंगी। तो आपको दूसरा जो अभिक्रिया तैयार करना है वो विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया तैयार करना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर आपको विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया तैयार करना है। ये सारे आपको अभिक्रियाएं तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा है 4 नंबर टॉपिक, वो है संक्षारण तथा विकृत गंध्यता। ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में माय डियर स्टूडेंट आता ही आता है,
कि जो हमारा संचारण होता है तथा जो विकृत गंधिता होती है, इन दोनों का डिफिनीशन देना है, मतलब परिभाषा देना है, एग्जांपल्स देने हैं भाई, आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। पांचवा टॉपिक तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं, मतलब ये 5 टॉपिक्स आपको समझ में आया, ठीक है। छठवां टॉपिक आपको तैयार करना है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है माय डियर स्टूडेंट, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये दोनों अभिक्रियाएं आपको तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप तैयार कर लो अभी से, ठीक है। फिर अगला 7वां टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। भाई 1 या 2 अभिक्रिया जरूर आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करो, कैसे संतुलित किया जाएगा। दोनों में जो परमाणु हैं, अणु परमाणु, वो बराबर होना चाहिए, परमाणु की संख्या दोनों में बराबर होनी चाहिए, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, तो आप लोगों का वो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अगला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ये 8 टॉपिक आपको पहले चैप्टर से मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से है, ठीक है। तो ये 8 अभिक्रियाएं आपको मिलेंगी, 8 क्वेश्चंस, 8 टॉपिक्स आपको पहले चैप्टर से। फिर अम्ल क्षार एवं लवण स्टार्ट होता है। अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा और उदाहरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में, भाई लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो डियर स्टूडेंट जरूर तैयार कर लेना। जो अम्ल होता है, क्षार होता है और लवण होता है, इसकी डिफिनीशन और परिभाषा, एग्जाम्पल, सब कुछ। तो ये 9 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर 10 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, ये भी बहुत ज्यादा है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। फिर आपका बेकिंग सोडा, ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो जो टॉपिक्स बताया जा रहा है, ये समझ लो टॉप 19 टॉपिक्स हैं जो आपको टॉपर बनने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। भाई ये टॉपिक्स आपने तैयार कर लिया, साइंस में टॉपर हो, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 19 टॉपिक हैं, 10-20 टॉपिक नहीं है, 90 टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर आपको 12 नंबर टॉपिक तैयार करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी। फिर आपको 13 नंबर टॉपिक तैयार करना है व्यंजक चूर्ण, देख सकते हो पहले से ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है व्यंजक चूर्ण के आगे, क्योंकि ये 7 नंबर में आते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा। 14 नंबर टॉपिक जो हमारा है वो पीएच मान, जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है जल की पीएच वैल्यू कितनी है, ठीक है, खून की पीएच वैल्यू कितनी है, ठीक है, ऐसे आपसे बहुत सारे पीएच वैल्यू पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा तभी तो बताओगे पीएच वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो पीएच मान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 15 नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है धामन सोडा। क्या है? धामन सोडा। तो धामन सोडा का टॉपिक भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये 15 टॉपिक्स में से कितने टॉपिक्स पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता देना। 15 टॉपिक्स आप लोगों को ये समझ में आ गया ना। अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं भाई, पूरे साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरे को समझने वाले हैं। अब हमारा धातु एवं आधातु चैप्टर से है भाई, धातु एवं आधातु के बारे में। जो धातु होता है, आधातु होता है, उसका परिभाषा तैयार करो, एग्जाम्पल तैयार करो, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सारी चीजें आपको तैयार करोगे तभी आपको धातु एवं आधातु का टॉपिक क्लियर होगा। क्योंकि धातु के गुणधर्म आपके अलग आ जाते हैं, आधातु के गुणधर्म आपके बोर्ड एग्जाम में अलग अलग आ जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। फिर अगला है 17 नंबर टॉपिक खनिज एवं अयस्क। भाई ये 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, सारे स्टूडेंट को पता होगा। तो खनिज तथा अयस्क के बारे में भी आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 18 नंबर टॉपिक है आघात वर्धनता तथा तन्यता। ये समझ लो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों आपका खत्म हो जाएगा अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया। 19 टॉपिक तैयार कर लो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं तैयार कर लो। अगर आप तैयार कर लिए तो टॉपर बन जाओगे, क्योंकि ये 19 ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपर आपको बनाएंगे। और एक टॉपर ने बताया भी है कि यही टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। भर्जन, भर्जन की परिभाषा एग्जाम्पल याद कर लो। 20 नंबर टॉपिक है निस्तापन। भर्जन, निस्तापन ये अगर आएगा एक साथ तो 4 नंबर में आएगा, नहीं आएगा तो अलग अलग 2-2 नंबर में दे देगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर।
ठीक है। अगला देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये आता है तो 4 नंबर में। विद्युत रासायनिक श्रेणी कभी कभी 7 नंबर में भी आ जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तैयार कर लिया तो समझो आप लोगों के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हैं इन सारे में। अगला है मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में 7 नंबर में आता है। मिश्र धातु के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स में आता है कि माय डियर स्टूडेंट मिश्र धातु में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन सा संगठन है, क्या क्या पाया जाता है इसमें। तो इस टाइप के 7 नंबर में आते हैं। 23 नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में कभी कभी आ जाता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु उनकी संयोजकता कितनी होती है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। मैं सारे टॉपिक्स आज क्लियर करा दे रहा हूं ताकि आप लोगों का एक भी टॉपिक ना छूटे। फिर हमारा 24 नंबर टॉपिक है आईयूपीएससी नेम। भाई आईयूपीएससी नेम 2 मार्क्स तो बिल्कुल फिक्स है कि 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स है कि माय डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आईयूपीएससी नेम आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप बता दो सर, आईयूपीएससी नेम पर वीडियो बना दीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो लाऊंगा कि आईयूपीएससी नेम कैसे लिखें, आईयूपीएससी नेम। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है। थोड़ा सा इनको ग्रुप होते हैं, थोड़ा सा इनके समूह होते हैं, थोड़ा सा सामान्य सूत्र होता है, अगर वो तैयार कर लेते हो बस। ठीक है, 25 नंबर टॉपिक है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का मतलब होता है जो सामान्य जाति के होते हैं, या तो उनकी क्रियात्मक समूह समान हो या उनके सामान्य सूत्र समान हो, तो ये होता है समजातीय श्रेणी। ठीक है, सामान्य सूत्र जैसे हमारा अगर एल्केन समूह के हैं तो सारे एल्केन समूह के हैं, अगर आपके एल्कोहल समूह के हैं तो सारे एल्कोहल समूह के हैं। ठीक है, फिर 26 नंबर टॉपिक है एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन के बारे में कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, सामान्य सूत्र क्या होता है, और भी बहुत सारा कुछ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कार्बन तथा उनकी यौगिक चैप्टर में प्रतिस्थापन अभिक्रिया अलग है और पहले चैप्टर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया अलग है। 28 नंबर टॉपिक है साबुनीकरण। साबुनीकरण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। टिप्पणी करने के लिए आता ही आता है कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर टॉपिक है मिसल की क्रिया। मिसल की क्रिया, साबुन की जो सफाई की क्रिया है उसे हम लोग मिसल की क्रिया भी कहते हैं। तो ये 29 नंबर टॉपिक आपको तैयार करना है, मिसल की क्रिया। फिर एस्टरीकरण आपको तैयार करना है, एस्टरीकरण अभिक्रिया जो आपको टिप्पणी करने के लिए अलग अलग आता है। एथिल अल्कोहल का निर्माण एंड स्मिट अभिक्रिया। तो ये आपके पूरे 32 टॉपिक्स जो हैं वो पूरे केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, ये आपके पूरे चैप्टर केमिस्ट्री से हैं। बस इतने टॉपिक्स आपको तैयार करना है केमिस्ट्री में। ठीक है, 32 टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा 32 के बाद 33 बायोलॉजी से स्टार्ट होता है। 33 टॉपिक्स से आपका बायोलॉजी स्टार्ट होगा। ठीक है, बायोलॉजी 33 नंबर टॉपिक से सबसे पहले जैव प्रक्रम चैप्टर से हम लोग देखेंगे। जैव प्रक्रम में पहला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाचन तंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डियर स्टूडेंट पाचन तंत्र, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से बताना है, फिगर भी बनाना है, क्योंकि ये 7 नंबर में आता है। और एक सच्चाई बता दूं, जब मैं पढ़ रहा था क्लास 10th में लॉन्ग क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आया था 7 नंबर में। ठीक है, बायोलॉजी सेक्शन में। फिर आप लोगों का श्वसन तंत्र, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कई सारे तंत्र हैं। फिर हृदय की संरचना या हृदय तंत्र या उत्सर्जन तंत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ ऐसे शरीर के भाग हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लाइक एज पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र एंड उत्सर्जन तंत्र या हृदय की संरचना। ये 4 टॉपिक्स जो हैं बायोलॉजी के, इन 4 टॉपिक्स में एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, मतलब समझ लो छुपा है, जिसे कहते हैं छुपा रुस्तम। तो वो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा भी रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। फिर हमारे आते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, जैव प्रक्रम का प्रकाश संश्लेषण। फिर हमारा 38 नंबर टॉपिक आता है धमनी तथा शिरा में अंतर। धमनी तथा शिरा में डिफरेंस भी तैयार कर लेना है। आपने देखा होगा धमनी तथा शिरा में अंतर और रुधिर तथा लसिका में अंतर, मतलब धमनी तथा शिरा में अंतर और रुधिर तथा लसिका में अंतर, ये दोनों अंतर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका धमनी तथा शिरा में डिफरेंस आए आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर रुधिर तथा लसिका में आपका डिफरेंस आए, एक ना एक जरूर आएगा।
क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस दो चीजों के आपके आते हैं। एक और आता है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। तो ये भी आप तैयार कर लेना। फिर हमारा एक पोषण क्या है, उनके प्रकार, जो हमारा पोषण होता है, पोषण क्या होता है और उनके प्रकार आपको तैयार करना है, जैसे स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, ठीक है। तो ये पोषण और उनके प्रकार, ठीक है, ये भी आपको तैयार ही कर लेने हैं। अगला हमारा 41 नंबर टॉपिक है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हो, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है उससे आप क्या समझते हो, ठीक है। फिर हमारा अगला बायोलॉजी का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। भाई तंत्रिका तंत्र भी इंपॉर्टेंट है, एक दो टॉपिक इससे छोटे मोटे आते जाते रहते हैं, ठीक है। फिर अगला है अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में तैयार कर लो, ये सारे नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से है। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में तैयार कर लो। प्रतिवर्ती चाप के बारे में तैयार कर लो, जो प्रतिवर्ती चाप होता है, थोड़ा थोड़ा आप इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपके बुक में, आपके गाइड में हर जगह आपको इन टाइप के क्वेश्चन हैं। हार्मोन्स क्या है, इसका केवल डिफिनेशन तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में कहीं कहीं 2 नंबर में आता है, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स का डिफिनेशन तैयार हो बस, ठीक है। मानव मस्तिष्क, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अगर 4 नंबर में या फिर 7 नंबर में आ जाए तो इसके बारे में पता तो होना ही चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है क्वेश्चन में तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है मानव मस्तिष्क। फिर 46 नंबर टॉपिक है ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन्स। ऑक्सिन, ठीक है, तथा जिब्रेलिन्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स ये दोनों एक साथ आते हैं और एक साथ आते हैं जो 4 नंबर आपको देकर भी जाते हैं, ठीक है। ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन्स के बारे में आप तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स जो बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। अगला हमारा है माय डियर स्टूडेंट 47 नंबर टॉपिक परागण। परागण का स्वपरागण भी तैयार कर लेना, इसके प्रकार जो हैं स्वपरागण और परपरागण भी तैयार कर लेना। मतलब अगर परागण तैयार करना, स्वपरागण परपरागण भी तैयार करना। 48 नंबर टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जिसमें नर और मादा का फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन का टॉपिक आपने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, छोटा सा डिफिनेशन आ ही जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन का टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिवार नियोजन, जो परिवार को नियोजित करना, जैसे परिवार को एक निश्चित रखो, ज्यादा बच्चों की संख्या ना हो, ठीक है, परिवार नियोजन। फिर अगला है द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टॉपिक्स हैं पूरे साइंस के, जितने भी टॉपिक्स हैं आज मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, आप पूरा तैयार करना। द्विखंडन और बहुखंडन। अगला है 58 नंबर यानी कि 51 नंबर मुकुलन। मुकुलन भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है। फिर लैंगिक तथा लैंगिक जनन, इसमें डिफरेंस यानी कि अंतर आता है, तो लैंगिक तथा लैंगिक जनन के बारे में पता होना चाहिए। तो 52 नंबर टॉपिक तक आपको समझ में आ गया। इसमें से आपको कम से कम 90 में से आपको 80 तो तैयार करना है टॉपर बनने के लिए, ठीक है। इससे कम नहीं चलेगा। अगर आपको पास ही होना है तो 20 टॉपिक 30 टॉपिक तैयार कर लो, पास हो जाओगे, ठीक है। 53 है गर्भ निरोध की विधि। गर्भ निरोध का मतलब है जो गर्भ को रोकने की विधि आपको बताना है। फिर अगला है 54 नंबर पुष्प की संरचना। जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 55 है नर जनन तंत्र। ये भाई एक ना एक आएगा, नर या मादा में से एक ना एक जरूर आएगा। तो जो नर जनन तंत्र है और दूसरा जो हमारा है वो मादा जनन तंत्र है। क्या है? मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इन दोनों में से कोई एक आएगा तो जरूर तैयार करना। फिगर अच्छे से तैयार करना इसका, जो नर होता है और मादा होता है उनका जो फिगर होता है वो थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिगर मैंने बनवा भी रखा है, देख लेना। वैसे अब यहाँ क्या बना है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर है। डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में थोड़ा सा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। डीएनए आरएनए आता है, देखा होगा पेपर में।
58 नंबर टॉपिक है एक संकर संकरण एंड द्वि संकर संकरण। देखो एक यानी कि एक संकर संकरण में एक जोड़ा, द्वि संकर संकरण में दो जोड़ा होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। द्वि संकर संकरण 7 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 60 नंबर टॉपिक है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण कैसे होता है कि जो होने वाला संतान होगा वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का होगा। तो लिंग निर्धारण से भाई 85% पता चलता है कि होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का। बिल्कुल ये नहीं पता चलता कि कोई ज्यादा नहीं होता, बस 50% होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का। जीन क्या है, जीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंडल का नियम, मेंडल का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में आता है भाई। 3 नियम दिया था मेंडल ने। फर्स्ट प्रभाविता का नियम, सेकंड स्वतंत्र प्रभाविता के बाद पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिमन का नियम, ठीक है। पहला था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, पृथक्करण, दूसरा पृथक्करण, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो ये 62 नंबर टॉपिक तक हमारा केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी चला, ठीक है। अब हमारे आते हैं 63 नंबर टॉपिक से हमारे फिजिक्स के टॉपिक्स, यानी कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो 63 है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इनका डिफिनीशन एंड इनके उपयोग, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग आता ही है। तो ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फिर प्रकाश का परावर्तन 4 नंबर में आता है भाई। प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सॉरी बीच में रहता है। तो प्रकाश का परावर्तन तो आपको पता ही होगा, ऐसे आती हैं ऐसे वापस चली जाती हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण इसी चिकने पृष्ठ से टकराकर ये एक तरफ पालिश रहता है, बहुत आसान है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, कैपेसिटी ऑफ लेंस, इसको भी तैयार कर लेना। P बराबर 1/f होता है, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम तो लेंस की क्षमता होती है। अगला रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन भी थोड़ा थोड़ा तैयार कर लेना, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो अवतल दर्पण से ज्यादा आता है, उत्तल लेंस से ज्यादा आता है। वैसे अवतल उत्तल दोनों को तैयार कर लेना, बट इन दोनों से ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। अगला है मानव नेत्र। भाई 7 नंबर का ये ऐसा टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। मानव नेत्र के भाग, चित्र, सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये 4 नंबर का ऐसा टॉपिक है कि निकट या दूर में से कोई एक आएगा, हो सकता है दोनों आ जाए, लिखना एक पड़े। 73 टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता, ये भी 2 नंबर का आता है, नेत्र की समंजन क्षमता। वर्ण विक्षेपण 74, 75 है विद्युत धारा, ये 4 नंबर में कभी कभी आ जाता है, विद्युत धारा। ये सारे टॉप 19 टॉपिक्स जो बता रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये तैयार कर लेना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैं कुछ कुछ करके देता रहूंगा। 76 है विद्युत प्रतिरोध। भाई विद्युत प्रतिरोध पर ओम का नियम थोड़ा थोड़ा आ जाता है, इसीलिए मैंने अगला ओम का नियम ही लिया है। ओम का नियम 7 नंबर में बच्चों आता है, 7 नंबर में फिक्स है, तो प्लीज आप लोग तैयार कर लेना 7 नंबर के लिए। अगला है वाट की परिभाषा। जो वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट, इसकी परिभाषा आता है। एंड एक बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आता है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन तो आता ही, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए इन दोनों को तैयार करना। श्रेणी क्रम समांतर क्रम, श्रेणी क्रम R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा जितना दूर आप जा सको आर्यन तक। और समांतर क्रम का मतलब होता है 1/R, जो होता है वो बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे आप जहां तक जा सको, ठीक है। इन दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं 82 नंबर टॉपिक। देखो चुंबकीय बल रेखाएं, आपके बोर्ड एग्जाम में देखा होगा, पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है चुंबकीय बल रेखाएं, तैयार कर लेना। 83 है फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ, यहां लिख दें, दाएं और बाएं हाथ का नियम, भाई हाथ का नियम, ठीक है। फिर अगला है बायोसेवार्ट का नियम। बायोसेवार्ट का नियम भी बोर्ड एग्जाम में आता है। 85 नंबर दृष्टि धारा एंड 86 नंबर प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत मोटर जो है वो कट गया है, ठीक है, तो आप लोग उसको मत तैयार करना। 87 है ओजोन परत, खाद्य श्रृंखला, ग्रीन हाउस, अम्ल वर्षा। 19 टॉपिक, ये 19 टॉपिक्स आप तैयार कर लेना, ठीक है। यहीं पर आपका ये क्लास फिनिश हो जाएगी।
अगर आप ये 19 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो साइंस में भाई इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है। मैं 100% गारंटी लेता हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये 19 टॉपिक यानी कि 90 टॉपिक तैयार कर लेना, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सको। अगर आप ये पढ़ लेते हो जितने टॉपिक्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ये 70 टॉपिक पढ़कर आप सामाजिक विज्ञान में 95% स्कोर कर सकते हो, मतलब आप सामाजिक विज्ञान का टॉपर बन सकते हो। तो आज के इस वीडियो को जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो टॉपिक नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठना और एक एक टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 4 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण टॉपिक आप जल्दी से तैयार कर लो। ठीक है, मैंने पढ़ा भी रखा है चैप्टर को और बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। दूसरा टॉपिक है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो इसमें संस्कृति जो है उसका क्या योगदान है। ठीक है, तो ये भी आपका दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन। ये भी लघु उत्तरीय में 4 नंबर का आता है कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन के द्वारा जो किए गए सुधार है, ठीक है, उसका वर्णन आपको करना है। आप लोगों का ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 4 नंबर टॉपिक है मारियोन और जर्मेनिया कौन थे। जो मारियोन है और जर्मेनिया है ये कौन थे, इनके बारे में आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मारियोन और जर्मेनिया के बारे में, क्योंकि मारियोन और जर्मेनिया ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां जो टॉपिक तैयार करना है वो फ्रांस की क्रांति के कारण। बहुत ही बार आ चुका है फ्रांस की क्रांति के कारण, और ये जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये 70 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो सामाजिक विज्ञान में आप टॉपर बनोगे। ठीक है, लेकिन एक एक टॉपिक को आप ध्यान से समझना, ये आपको हर एक बुक में, हर एक गाइड में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति का कारण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 6 नंबर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, और परिणाम, जो फ्रांस की क्रांति का परिणाम है वो 6वां टॉपिक आपको तैयार करना है। फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या था, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसका कुछ परिणाम भी तो हुआ होगा, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक आपको समझ में आया। जर्मनी का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास में संस्कृति का योगदान, और नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, एंड मारियोन, जर्मेनिया और फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणाम। ठीक है, ये सारे टॉपिक नोट कर लेना और एक एक करके, 2-2 करके, 5-5 करके आप डेली तैयार करना, ताकि आप सोशल साइंस में बेहतर से बेहतर नंबर ला सको। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टॉपर से पूछोगे तो आपको ये टॉपिक जरूर बताएंगे। अगला है जो हमारा अगला 7 नंबर टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट का परिणाम तथा कारण। देखो, रॉलेट एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या हुआ, रॉलेट एक्ट का कारण क्या है, ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में, तो ये 7 नंबर टॉपिक आप तैयार कर लेना। 8 नंबर टॉपिक है पूना पैक्ट किसके हस्ताक्षर हुए, शर्त लिखिए। जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए। ठीक है, पूना पैक्ट एक कानून था, उस पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनका शर्त भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक्स आप तैयार कर लो। ठीक है, और फिर आप लोग देखना सामाजिक विज्ञान में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। टॉपिक नंबर 9 है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। भाई, सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था उसका क्या अर्थ है, तो सत्याग्रह का अर्थ आप लोगों को बताना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सत्याग्रह, सत्य की तरफ आग्रह होना, हमें सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, तो आपकी विजय भी होगी, आपकी जीत भी होगी। तो ये सत्याग्रह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 10 नंबर टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण बताओ। जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके 3 रीजन बताने हैं, 3 कारण बताने हैं। ये जितने भी टॉपिक बता रहे हैं ना, पूरे बुक के, पूरे गाइड के, यही आपको तैयार करना है। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो आप लोग आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सोशल साइंस आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, और जो टॉपिक बता रहे हैं उस पर जाओ, टिक लगा लो और उसको आप पढ़ना शुरू कर दो। आपको सोशल साइंस में 90%, 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता।
11 नंबर टॉपिक है गांधी जी का नमक यात्रा। जो गांधी जी की नमक यात्रा आंदोलन है उसका आपको अच्छे से वर्णन करना है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरे सोशल साइंस में आप धमाका करके आओ, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आओ, क्योंकि ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं। असहयोग आंदोलन का कारण देख लो, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। असहयोग आंदोलन का कारण क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करना है। फिर 13 नंबर टॉपिक है गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन के नाम लिखिए। गांधी जी द्वारा जो चलाए गए 3 आंदोलन का नाम लिखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का नाम आपको अच्छे से बताना है। 14 नंबर टॉपिक है 1929 की महामंडी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1929 में महामंडी हुआ था उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा था, महामंडी का प्रभाव आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, महामंडी का कारण भी आता है, प्रभाव भी आता है। तो ये 14 नंबर टॉपिक तक आपको समझ में आ गया। कितने टॉपिक्स आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करना, ताकि हम आप लोगों के लिए इसका आंसर का वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकें। बट आप लोग ये तो कमेंट कर देना कितने टॉपिक्स आते हैं, कितने टॉपिक्स नहीं आते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकें। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज से 15 नंबर टॉपिक। तो 15 नंबर टॉपिक यहाँ है भैया ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। जो ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, जो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था उसका क्या अर्थ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, 15 नंबर टॉपिक। और अगर आपने तैयार कर लिया तो सोशल साइंस आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। महामंडी का कारण, देखो महामंडी का कारण भी आता है, महामंडी का परिणाम भी आता है, और महामंडी बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पढ़ लिया तो ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये सोशल साइंस के वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, यहीं से हर एक टॉपिक। ठीक है, 17 नंबर टॉपिक है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या। ठीक है, जो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रवाह की व्याख्या करनी है। ठीक है, अगला है 18 नंबर टॉपिक भारत में औद्योगिक विकास का क्या अर्थ है, या औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख करो। औद्योगिक विकास, ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्रण संस्कृति चैप्टर से है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति चैप्टर से है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया। 20 नंबर टॉपिक है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित ने, ठीक है, यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से है मुद्रण और संस्कृति चैप्टर से। तो ये 20 टॉपिक्स तक आपको समझ में आ गया। 20 टॉपिक में से आपको कितना टॉपिक आता है एकदम कंफर्म है कि हम लिख सकते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में आए। कमेंट करते रहना, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए जान सकें कि आप कितने टॉपिक्स कर सकते हो, कौन सा टॉपिक नहीं जानते हो, हम आप लोगों के लिए उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकें। तो ये पूरा आप लोगों का टॉपिक मैं आज ही बता दे रहा हूं, ताकि आप लोग ये टॉपिक आप टिक लगा लो, तैयार करो, धीरे धीरे करके तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम तक, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स सोशल साइंस में कर सको। भूक्षरण से क्या समझते हो, या भूक्षरण से क्या समझते हो, क्या तात्पर्य है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूक्षरण। ठीक है, भूक्षरण। अगला है 22 है पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा अपरदन। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उस पर मृदा अपरदन कैसे होता है, उसका रोकथाम कैसे किया जाए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर जो मृदा अपरदन है वो कैसे होता है, कैसे रोकथाम किया जाए, इन सारे को जो बताना है। 23 नंबर टॉपिक है प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। जो प्रौद्योगिक है और आर्थिक विकास के कारण जो संसाधन है का अधिक उपयोग कैसे हुआ। ठीक है, 23 नंबर टॉपिक ये है। फिर 24 नंबर टॉपिक है मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण भी बताना है। भाई जो मृदा अपरदन होता है, मृदा का क्षरण होता है, मृदा का अपरदन होता है, वो क्या है, पहले आपको इसका डिफिनीशन देना है, अच्छे से परिभाषा देना है, फिर आपको उसका कारण भी बताना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तैयार कर लो फटाफट से, बहुत ज़्यादा आसान भी है, कुछ है नहीं सोशल साइंस में। अगर आप नहीं जानते हो तो भी आप लिख के आना, उससे रिलेटेड लिख देना, छोड़ कर नहीं आना है। क्वेश्चन को अगर छोड़ कर आओगे तो फिर आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा।
कुछ ना कुछ लिख कर आओ, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। इतना तो आप पढ़े हो, इतना जानकार हो और इतने बड़े हो चुके हो। ठीक है, अगला है भारत में पाई जाने वाली मृदा। भारत में पाई जाने वाली मृदा जैसे काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ये सारी मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। और थोड़ा थोड़ा आप 2-2, 3-3 लाइन अच्छे से व्याख्या कर देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 6 या 7 नंबर में आता है दोस्त, तो थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये टॉपिक्स में जितना बता रहा हूं ना, अगर एक टॉपर जो होगा उसको सारा पता होगा, वो कहेगा सर ये सब कंप्लीट है। और जो अभी नहीं पढ़े हैं तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय है कि ये 70-80 टॉपिक्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। 26 नंबर, भू संसाधन से क्या समझते हो? भू संसाधन से आप क्या समझते हो? ठीक है, भू संसाधन आपने पढ़ा होगा। अगला है 27, जैव विविधता से आप क्या समझते हो? भाई जैव विविधता से आप क्या समझते हो? जैव विविधता आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, अभी आपके पास समय है। ठीक है, 28 है, जल दुर्लभता क्या है, कारण क्या है? देखो, जल दुर्लभता का मतलब होता है जल की कमी होना, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना है ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स मिले। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ बताना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ, हानि, इन सब के बारे में अच्छे से बताना है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये 29 नंबर टॉपिक तक तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लो, अभी मैं आप लोगों को फिर से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग तैयार कर लोगे ना। ठीक है, इसमें से अगर आप 50 ही तैयार कर लिए, 40 ही तैयार कर लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुल तैयार कर लो, 40 ही तैयार कर लो भाई, क्योंकि यहाँ से आएंगे पेपर में। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, इससे पहले बहुत सारे पेपर्स हो चुके हैं, देख लो, यहीं से पेपर बनते हैं। ठीक है, और अब की बार जब आप पेपर दे के आओगे तो कहोगे सर यहीं से सारा क्वेश्चन आया था। 30 नंबर टॉपिक है कि 30 नंबर टॉपिक में पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? कृषि मतलब खेती का क्या महत्व है? 31 नंबर टॉपिक है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है उनकी कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। अगर 3 विशेषता लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन, तो 3 विशेषताएं लिखो। 32 नंबर टॉपिक है, चावल या जिसे धान कहा जाता है कि खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जो चावल होता है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का अच्छे से वर्णन करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर टॉपिक है कि कृषि की 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख करो। आखिर हम भारतीय कृषि में 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं जो हम देखते हैं। ठीक है, तो 3 समस्याओं का आपको उल्लेख करना है, वर्णन करना है। ये समस्याएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। और 34 नंबर टॉपिक है, भारत में पाई जाने वाली फसल। भाई भारत में बहुत सारी फसलें पाई जाती हैं, कोई 3-4 आप अच्छे से डिस्क्राइब कर लो। चावल है, धान है, गन्ना है, एंड बहुत सारे हैं, उर्द हैं, तो ऐसे चना है। तो इन सब जो भारत में पाई जाने वाली फसल हैं, इनके बारे में तो नॉर्मली सारे स्टूडेंट को पता होगा जो गाँव देहात में रहते हैं। सिटी वालों को नहीं पता है तो बुक है, देख लो, पढ़ लो। ठीक है, इतना कर सकते हो। 35 नंबर है, हमें खनिज संरक्षण क्यों आवश्यकता है? खनिज संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यक माना जाता है? खनिज का संरक्षण मतलब होता है खनिज को बचाना। अगर आप खनिज को बचाओगे नहीं तो आगे खनिज की कमी हो जाएगी, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इसलिए हमें खनिज संरक्षण भी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 है, निम्न को परिभाषित कीजिए। नंबर फर्स्ट आलौह, नंबर सेकंड लौह। लौह और आलौह को आपको परिभाषित करना है। लौह और आलौह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, मतलब आप सामाजिक विज्ञान में अगर 100 में 95 स्कोर करना चाहते हो तो ये सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर आपको सोशल साइंस में 95 स्कोर कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, अगला है 37 नंबर, अर्वरक का उपयोग बताइए। जो अर्वरक होता है, अर्वरक का उपयोग बताना है। ठीक है, अर्वरक का उपयोग आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला है 38 नंबर टॉपिक कि भारत में लौह अयस्क पर प्रकाश डालिए। जो भारत है, भारत में जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क पर प्रकाश डालना है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से लिख दिया भाई नंबर बिल्कुल कंफर्म है। 39 नंबर टॉपिक है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों?
जो भारत है, भारत में जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वो उज्जवल है। क्यों उज्जवल है ये आप लोगों को अच्छे से बताना है। तो ये हो गए हमारे, देखो 14 नंबर टॉपिक, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करो। ऊर्जा की जो गैर परंपरागत, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। तो ये 40 टॉपिक हम लोगों ने देखा, ठीक है, 40 टॉपिक। और 40 टॉपिक में से कितना पता है कमेंट करते रहो, इसमें आपका ही फायदा है, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सको। ठीक है, तो 41 नंबर टॉपिक है, सारा आप तैयार कर लेना। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप नॉर्मली आपको पता भी होगा, आपके माइंड सेंस इतना है कि आप लोग इसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है ना, तो आपको आंसर ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ याद आता चला जाएगा। ठीक है, ये सोशल साइंस है, इसमें आपको बना बना कर लिखने पर भी खूब भर भर के नंबर मिलता है। तो ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं माइंड में सेट कर लो, कहीं भी देखो, आप गाइड में देखो, बुक में देखो, आप तुरंत पढ़ लो, छोड़ो मत। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण कैसे प्रदूषित होता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखते हो, सेम वैसे है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सबके बारे में आप भरते चले जाओ, कुछ मत छोड़ो। ठीक है, अगला है 42 नंबर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर आपको जो उद्योग है, उद्योग उसका वर्गीकरण करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। 43 नंबर टॉपिक है, सड़क परिवहन के 3 गुण। भाई सड़क परिवहन के 3 गुण बहुत बार बताए हैं, 3 नहीं 10 बार बता चुके हैं, 10 बार। तो ये 4 नंबर का आता है सड़क परिवहन के गुण। आप कुछ भी लिख सकते हो सड़क के बारे में, सड़कों के द्वारा आपको आना जाना आसान भी होता है, कुछ भी लिखो। ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर सड़क बना सकते हो। ठीक है, तो किराया भी कम लगता है अन्य की तुलना में। तो कुछ भी लिखो भाई, सड़क परिवहन, सड़क से रिलेटेड लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर कह रहा है कि वही लिखो जो बुक में लिखा है, वही लिखो जो गाइड में लिखा है, ये सब नहीं होता। 44 है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन की रेखा है तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। जो परिवहन है तथा संचार के जो साधन है किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 44 नंबर टॉपिक। 45 है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी यानी कि नागरिक शास्त्र से। तो ये आपको 45 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 45 नंबर टॉपिक तक समझ में आ ही गया होगा। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो आप समझ लो, वीडियो को पीछे करके अच्छे से समझ सकते हो, अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, 45 के बाद 46 देखते हैं। 46 नंबर टॉपिक है बच्चों, संघवाद क्या है। संघवाद, जो हमारा संघवाद है वो क्या है और इनकी विशेषताएं लिखिए। संघवाद की विशेषताएं भी लिखनी है। तो संघवाद के बारे में सबसे पहले आप छोटा मोटा डेफिनेशन दे देना, फिर 2-4 विशेषताएं लिख देना, नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो संघवाद चैप्टर को पढ़ लो, पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए हमें कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है, वैसे नहीं सीख जाओगे। ठीक है, गाली नहीं है कि आप कोई भी देश सुन के सीख लो, ये पढ़ाई है। ठीक है, आसान नहीं है। 47 है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे का 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारत है, भारत में केंद्र और राज्य 2 होते हैं, तो के बीच जो सत्ता के बंटवारे की 3 विशेषताएं लिखिए। 3 विशेषता आपको लिखना है। ठीक है, और अगला टॉपिक है हमारा 48 है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले तथा बाद के स्थायी शासन में 2 अंतर बताइए। जो 1992 के संविधान संशोधन है के पहले और बाद के स्थानीय शासन की 2 अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है 49 नंबर कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। 4 आपको लक्षण बताना है। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है, इसके 4 लक्षण बताने हैं। 4 लक्षण का मतलब है उनके 4 गुण बता दो, 4 लाभ बता दो, कुछ भी बताओ बट लिखना है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब हमारा 15 नंबर टॉपिक है, राजनीति किस प्रकार की जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। जो हमारी राजनीति है, राजनीति, ठीक है, पॉलिटिक्स, ये किस प्रकार की जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, तो 50 नंबर टॉपिक यानी कि 50 नंबर टॉपिक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हमें टॉपिक 70 टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, बट 50 में से कितना % आता है ये तो कमेंट कर ही सकते हो। छोटा मोटा कमेंट कर दोगे तो पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़े हो और कितना आता है, कितना % नहीं आता है। ठीक है,
तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग कहोगे सर हम परसेंट में कैसे कमेंट करें, एक क्वेश्चन 2% का हो गया, ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन है तो, ठीक है। अगर 25 क्वेश्चन आता है तो आपको 50% आता है, 10 क्वेश्चन आता है तो 20% आता है, ठीक है, ऐसे होता है, परसेंट निकालना समझ जाओ। देखो 51 है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत की विधायिकाएं हैं, भारत की विधायिकाओं में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये आपको 51 नंबर टॉपिक में डिस्क्राइब करना है डियर स्टूडेंट, और आपको 51 नंबर टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 52 यानी कि 52 नंबर टॉपिक। देखो भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीके का वर्णन करो। जो भारत में महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो सामाजिक विज्ञान में आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ये 70 टॉपिक हैं, पूरा आप कंप्लीट करना, पूरा नोट बना लेना और अच्छे से समझ लेना। 53 है भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं आज भी हैं। भारत में किस प्रकार जातिगत होती हैं, जातिगत समस्याएं आज भी हैं हमारे देश में, तो इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। 54 नंबर टॉपिक है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल के जो विभिन्न भूमिकाएं हैं, भूमिका उसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो 54 नंबर टॉपिक तक समझ में आ गया। 55 नंबर टॉपिक देखो, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अगर आपने तैयार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ये हमारा 55 नंबर टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का। 56 नंबर टॉपिक देखो, धार्यता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जो धार्यता का विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो धार्यता है, धार्यता का विषय वो विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 विकास मापने का जो यूएनडीपी मापदंड है, यूएनडीपी मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। मतलब जो विकास मापने का यूएनडीपी, हमारा यूएनडीपी का मापदंड है, वो किन पहलुओं में जो विश्व बैंक है उस मापदंड से अलग है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। 58 नंबर टॉपिक है प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब होता है गुप्त बेरोजगारी, से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 58 नंबर टॉपिक। 59 नंबर टॉपिक है मागारा एंड रो आ, ठीक है, 2005 NREGA 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जितने भी स्टूडेंट को पता है कमेंट करना फटाफट, ठीक है। 60 नंबर टॉपिक है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हो। देखो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीयक जो है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा ही है, प्राथमिक द्वितीयक भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आएगा प्राथमिक द्वितीयक तो वो एक साथ आएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, लेकिन अगर तृतीयक आएगा तो अकेले ही काफी है, ठीक है। अब यहां देखो, और देखो तृतीयक के बारे में फिर आ गया, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में आ रहे हैं। संगठित असंगठित क्षेत्रक के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, संगठित और असंगठित क्षेत्रक के बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। 63 नंबर टॉपिक का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, द्वितीयक क्षेत्रक होता है, तृतीयक क्षेत्रक होता है, इन 3 क्षेत्रक के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, अच्छे से बताना है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। 64 नंबर टॉपिक है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जो विकास होता है, विकास में जो ऋण है यानी कि कर्ज दिया जाता है ना, उसकी भूमिका का आपको अच्छे से विश्लेषण करना है, समझाना है अच्छे से। 65 मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस तरह सुलझती है। जो मुद्रा आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, ठीक है। 66 नंबर टॉपिक है भारत में निवेशी व्यापार। जो भारत में निवेशी व्यापार है उसके क्या महत्व हैं, क्या फायदे हैं, क्या हानि है, क्या लाभ है, ठीक है।
अगला है 67 यानी कि 67 नंबर टॉपिक, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विदेशी व्यापार, जो विदेशी व्यापार होते हैं उनसे आप क्या समझते हो, ठीक है। 68 वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, कारक भी वर्णन करो, कारक का भी वर्णन करो, इसके कारक कौन कौन से हैं। तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, सबसे पहले आपको ये बताना है, फिर इसके जो जो कारक हैं उसके बारे में बताना है। 69 कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। एंड लास्ट नंबर टॉपिक है उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या कीजिए। बस यही आपका फिनिश हो जाता है पूरा टॉपिक, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस के बस 70 ऐसे टॉपिक लाया था जो अगर आपने पढ़ लिया तो आप सोशल साइंस में 95 स्कोर कर सकते हो। तो ये 70 टॉपिक मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड एग्जाम के लिए, वही मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप लोग नोट कर लो जो जो मैंने 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर बनने वाला है। तो ये 70 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा सोशल साइंस का, ठीक है। तो आप लोग सही से ये 70 टॉपिक्स पढ़ लेना, आप लोगों का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। तो स्टूडेंट लास्ट जो सब्जेक्ट आता है वो हमारा आता है चित्रकला। चित्रकला में देखो ये सब्जेक्ट आसान है। इसके लिए सबसे पहले देखो आपके अब तो भैया आ गए हैं 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी आ गए हैं चित्रकला में। तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का मैं 2 वीडियो लाऊंगा अलग अलग, 10 मार्क्स का अलग और 10 मार्क्स का अलग। वो हमारा हो जाएगा चित्रकला का एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सेकेंड, अब आपको भारतीय पुष्प बनाना है, चाहे गोला हो, ठीक है, यानी कि वृत्त हो या वर्ग हो या आयत हो, कुछ भी आ सकता है चित्रकला में। और उसमें एक भारतीय पुष्प बनाना है, जैसे हम लोग एक कमल बना लेते हैं, ठीक है, मतलब आपको बनाना है। तो वो आपका 45 नंबर फिक्स कर देगा, तो मतलब 20 और 45 फिक्स हो जाएगा। एंड एक और आता है, अब आप लोगों का याद रखना, वो क्या आता है, वो आता है कि आप एक बाल्टी बनाओ या सुराही बनाओ या आम बनाओ, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, या फिर आप लोग खुली किताब बनाओ, ये आपका आ सकता है। फिर आपको इसका कुल मिला के आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चित्रकला की मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोग चित्रकला में पूरा का पूरा नंबर फिक्स कर सको। तो ये था आज का हमारा बहुत ही बड़ा मैराथन वीडियो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसमें हम लोग 6 के 6 सब्जेक्ट को अच्छे से समझा है, ठीक है। तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है यार, आप कसम खाओ कि इस फ्रेंड को 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।